बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तुमने ससुराल से आई ननद की बेइज्जती की, उसके हाथ से झुमका छीना, दूसरी मुझसे जबान लड़ा रही है। रुक जा, अभी सबक सिखाती हूँ। कहते हुए सरोज जी ने जैसे ही जागृति को मारने के लिए हाथ उठाया, जागृति ने उनका हाथ पकड़ लिया। खबरदार माँ जी, आइंदा से मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो जितना बर्दाश्त करो आप लोग उतना ही बर्दाश्त करवाती हो। कहते हुए सरोज जी का हाथ झटका दे देती है। तिलमिला उठी थी सरोज जी। बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरा हाथ पकड़ा! और वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। देवराज जी भागते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ? इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? अरे हुआ क्या है? आग लग गई मेरे घर में, बर्बाद हो गया पूरा परिवार। तुम्हारी लाडली बहू ने काव्या की बेइज्जती की, मेरा हाथ पकड़ लिया। आने दो आज शाम को पीयूष को, आज फैसला होकर ही रहेगा। आज मैं इसकी नसें ढीली करके ही रहूंगी। इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। कहते हुए सरोज जी अपने कमरे में चली गईं। माँ का गुस्सा देख काव्या भी डर गई। वो भी भागकर माँ के कमरे में जाकर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई, न कमरे से सरोज जी बाहर निकली, ना ही जागृति निकली। जागृति के हाथ में अपनी माँ का झुमका था, आंखों में आंसू थे। उसे भी पीयूष के आने का इंतजार था। आज वो भी पीयूष के फैसले को सुनना ही चाहती थी। जैसे ही शाम को पीयूष घर आया, वैसे ही सरोज जी अपने कमरे से बाहर निकलकर चीखते हुए कहती हैं, अरे बेटा, अब तो तू मुझे मार दे, मुझे जहर दे दे थोड़ा सा। इतनी बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या हुआ माँ? क्या हो गया? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। आज बहू ने मेरा हाथ पकड़ा, तेरी बहन के साथ बदतमीजी की। वो बेचारी ससुराल से आई थी अपनी भाभी से मिलने, सांत्वना देने, उसको भी नहीं छोड़ा इसने। इस औरत ने मेरा हाथ पकड़ के तोड़ दिया। लेकिन क्यों माँ? जागृति ने आपका हाथ क्यों पकड़ा था? तब तक पीयूष की आवाज सुन जागृति भी कमरे से बाहर आ गई। पीयूष ने जागृति को देखा। जागृति की आंखों में आंसू थे। घर का पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था। पीयूष की आवाज सुन देवराज भी आ गए थे। पीयूष ने कहा, क्या हो गया आज? ये क्या माहौल बना रखा है तुम लोगों ने घर का? और तुमने माँ का हाथ क्यों पकड़ा था? हाँ बेटा, बहू ने तुम्हारी माँ का हाथ पकड़ा था। बीच में ही देवराज जी बोल पड़े। आप बीच में मत बोलो जी, आप तो वैसे ही मुझसे जलते हो। ठीक है, मैं जलता हूँ, तो तुम ही बता दो बेटे को। अब सरोज जी की बोलती बंद। कैसे बताएं कि उन्होंने बहू के ऊपर हाथ उठाया था। उन्होंने कहा, अरे बेटा, क्यों पकड़ा था, कब पकड़ा था, इससे क्या मतलब है? पकड़ा था ये कम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं है। पहले तुम बात तो पूरी बताओ। दोबारा से बोल पड़े देवराज जी। तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते? तुम क्यों बीच में घुस आते हो? क्योंकि मुझे पता है बहू कुछ बोलेगी नहीं। तुम अपनी बोलकर एक बार फिर से अपनी जीत करोगी। लेकिन इस बार तुम गलत हो, इसलिए गलत का साथ मैं देता नहीं हूँ। लेकिन हुआ क्या है? कोई मुझे बताएगा कुछ भी? गुस्से में चीख पड़ा पीयूष। देवराज जी ने सारी बातें पीयूष को बताई। सब कुछ सुनने के बाद पीयूष ने जागृति को देखा। जागृति की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो बेचारी बनी चुपचाप कोने में खड़ी थी। पीयूष गुस्से से अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम इतना नीचे क्यों गिर रही हो? तुम मारने गई थी, जागृति पर हाथ उठाया था तुमने। माँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है दिन पर दिन? अगर तुम्हें जागृति से इतनी तकलीफ है तो मैं इसको ले जाकर उसके मायके छोड़ दूं, फिर शांति से रहोगी ना इस घर में अकेली। सरोज जी ने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तो उनका पासा ही उल्टा पड़ गया। बेटे का गुस्सा देख शांत रह गईं। तभी पीयूष की नजर काव्या पर पड़ी। वो काव्या के पास जाकर चीखते हुए बोला, काव्या, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम इतना नीचे गिर गई हो? तुम्हें जागृति की हर चीज पसंद आ रही है। भिखारी वाली हालत कर रखी है तुमने अपनी। क्या चीज हमने नहीं दी? किस चीज की कमी है वो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ लाकर नहीं देता तो मैं दूंगा, मुझसे कहो, मुझे लिस्ट दो। दूसरे की चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, खुद भी कभी कुछ देती हो किसी को, बस लेना ही जानती हो। और माँ, तुम काव्या की हाँ में हाँ मिला रही हो। तुम्हारे पास इतनी भी अकल नहीं है। वो झुमके जागृति की माँ की आखिरी निशानी है। तुम उसे भी काव्या को दिलवाने चली थी। माँ, इतना पत्थर दिल मत बनो।
शौक सबके होते हैं, उस बेचारी के भी होंगे। उसकी माँ ने भी बड़े शौक से ही सब कुछ खरीदा था उसके लिए, और तुम उसकी माँ की आखिरी निशानी वो झुमके भी काव्या को दिलवा दे रही हो। कुछ तो शर्म करो। और काव्या, तुम आइंदा से जागृति की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मुझे बता देना, मैं खरीद के दूंगा। लेकिन जागृति की एक चीज भी तुम्हें नहीं छूनी है, नहीं तो फिर सोच लेना। कहते हुए पीयूष गुस्से में जागृति को लेकर कमरे में चला गया। पीयूष की डांट सुनकर दोनों ही माँ बेटी अपना सा मुंह लेकर रह गईं। आज काव्या को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। जागृति पीयूष को पकड़कर रो पड़ती है। कम से कम माँ के जाने के बाद पीयूष तो है ना, जो उसे समझते हैं, उसकी भावनाओं की कदर करते हैं। अब उसे अपनी सास ननद की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका पति पीयूष और उसके ससुर देवराज जी भी थे। और वैसे भी इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद अब नहीं लगता था कि माँ बेटी ऐसी कोई भी हरकत करेंगी। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में पति या ससुर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन इस कहानी में ससुर ने सच का साथ दिया और पति पीयूष ने अपनी माँ और बहन की गलत बात का खुलकर विरोध किया। क्या हर घर में पुरुषों को ऐसा ही स्टैंड लेना चाहिए? अगर आप जागृति की जगह होते तो इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जागृति जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही थी। अब तो ये हर महीने का हो गया था। काव्या हर महीने जागृति से मिलने आती ही रहती थी, लेकिन हर बार जागृति की कोई ना कोई चीज लेकर जरूर जाती थी। जागृति की साड़ी, बेडशीट, यहाँ तक कि डेकोरेशन का सामान तक अगर उसे पसंद आ गया तो वो उठाकर ले जाती थी। अब जागृति धीरे धीरे काव्या के आने से डरने लगी थी। जब भी काव्या आती तो जागृति के मन में एक डर होने लगता था कि कहीं इस बार भी कुछ उठाकर न ले जाए। इस बार काव्या 3 महीने तक नहीं आई थी। जागृति ने राहत की सांस ली थी कि कम से कम पीछा तो छूटा। लेकिन एक दिन अचानक ही काव्या फिर से आ गई। काव्या को देखते ही जागृति भाग के अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान उसने अलमारी में बंद करके रख दिया, ताकि काव्या की नजर किसी सामान पर जाए ही ना। लेकिन जागृति ये देख के हैरान थी कि इस बार काव्या उसके कमरे में नहीं गई, बल्कि अपनी माँ के पास बैठकर धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद माँ बेटी दोनों ने ही जागृति को अपने पास बुलाया और सरोज जी बोली, बहू, काव्या को तुम अपनी विदाई वाला लहंगा दे दो, उसकी ननद की शादी पड़ी है। इतना सुनते ही जागृति का चेहरा उतर गया। वो बिल्कुल अपना विदाई का लहंगा देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, माँ जी, हमारे यहाँ विदाई के लहंगे नहीं दिए जाते हैं किसी को भी। अरे बहू, ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ये तो बस एक ढकोसला है। अब उसकी ननद की शादी पड़ी है तो अपने लिए बाजार जाएगी, लहंगा खरीदेगी, सिलवाएगी, इससे अच्छा अपना ही दे दो। हाँ भाभी, मैं आपको वापस कर दूंगी लहंगा। मैं हमेशा के लिए नहीं मांग रही, बस शादी में पहनने के लिए दे दो। जागृति को अच्छे से पता था कि अगर एक बार उसने लहंगा दे दिया तो दोबारा वापस मिलने वाला नहीं है। लेकिन काव्या ने जिस अंदाज में बोला था, जागृति को लगा शायद ये लहंगा वापस कर दे। मन मारकर जागृति ने अपना लहंगा काव्या को दे दिया। काव्या खुशी खुशी लहंगा लेकर चली गई। शाम को जब पीयूष घर आता है तो जागृति ने उसे सारी बातें बता दी। जागृति की बात सुन पीयूष कहता है, जाने दो, शादीशुदा बहन है, जब मुंह खोलकर मांग रही है तो मना भी कैसे किया जा सकता है। और उसने बोला है ना कि वो वापस कर देगी। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम मांगना मत, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। पति की बात सुन जागृति चुप हो जाती है। अब वो बस दोबारा काव्या के आने का इंतजार करती है। करीब 1.5 महीने बाद काव्या आती है, लेकिन काव्या के हाथ में कुछ न देख जागृति का दिल बैठ गया। उसने काव्या से पूछा, दीदी मेरा लहंगा नहीं लाई? अरे हाँ भाभी, मैंने तो बेड पर ही रखा था, जल्दी में लाना ही भूल गई, मैं पक्का भिजवा दूंगी। अब जागृति समझ गई कि लहंगा उसे मिलने वाला नहीं है। अब जागृति अपनी सारी चीजें छुपा कर रखने लगी।
कोई भी चीज काव्या के आने पर बाहर निकालती ही नहीं थी, जिससे कि काव्या की नजर पड़े। अभी जागृति ससुराल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मायके से उसके भाई का फोन आया। पीयूष और देवराज जी दोनों ही जागृति को लेकर मायके भागते हैं। वहां पहुंचकर जागृति ने देखा उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अचानक ही माँ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जागृति टूट गई। बेटी के लिए माँ क्या मायने रखती है, ये एक बेटी ही समझ सकती है। करीब 1 महीने तक जागृति अपने मायके में रही। जब माँ का सारा क्रियाकर्म हो गया, सारी पूजा पाठ हो गई, तो जागृति अपने घर जाने लगी। तभी जागृति के पापा ने उसके हाथ में झुमके पकड़ाते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनवाए थे। ये उनकी आखिरी निशानी है तुम्हारे लिए। जागृति पापा को पकड़कर रो पड़ी। अब उसके लिए मायके में जो भी थे, उसके पापा ही थे। दुखी मन से पापा को रोता हुआ छोड़ जागृति ससुराल वापस आ जाती है। ससुराल आकर वो सरोज जी को पकड़ के खूब रोई। सरोज जी कहती हैं, रो मत बहू, ये तो दुनिया की रीत है, सबके साथ एक दिन होता ही है। पहली बार सास का प्यार पाकर जागृति और भी रोने लगी। सरोज जी ने बहू को समझाया और शांत कराया। अगले दिन जागृति सरोज जी के पास अपने पापा के दिए हुए माँ के आखिरी निशाने झुमकों को लेकर जाती है और कहती है, माँ जी, ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाए थे, ये उनकी आखिरी निशानी है। कहते हुए एक बार फिर से रो पड़ती है। झुमके काफी वजनदार थे और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के थे। सरोज जी झुमके देखते ही खुश हो गईं और जागृति से बोली, बहू, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत मानती थी, उनकी पसंद बहुत अच्छी थी। सच में बहुत अच्छे झुमके बनवाए उन्होंने। जागृति बेचारी खुद को घर के कामों में लगाकर माँ को भूलने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच काव्या जागृति को सांत्वना देने आई और बातों ही बातों में सरोज जी काव्या को झुमकों के बारे में बता देती हैं। काव्या भी तुरंत अपनी भाभी से पूछती है, अरे भाभी, आपकी माँ ने आपको झुमके दिए थे, मुझे नहीं दिखाएंगी? क्यों नहीं दीदी, जरूर दिखाऊंगी। कहते हुए जागृति झुमके निकाल कर लाती है। झुमके देखते ही काव्या की नीयत बदल जाती है। वो झुमके को बड़े ही ध्यान से देखती है, खुद के कानों में लगा लगा कर देखती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये झुमके। सरोज जी भी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ बेटी, ये तो सच में बड़े अच्छे लग रहे हैं और तेरे चेहरे पर तो और भी खिल रहे हैं। सच्ची माँ? सच में ये बहुत प्यारे झुमके हैं, ये मैं ले लूं क्या? हाँ बेटा, पूछने की क्या बात है, झुमके ही तो हैं, दूसरे बन जाएंगे इसी डिजाइन के, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। लेकिन ये भाभी की माँ की आखिरी निशानी है ना, मैं कह रही हूं ना, तुझे अच्छे लग रहे हैं तो तुम ले लो। भाभी ने आज तक कुछ कहा है कि नहीं देगी? क्यों बहू? नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसके साथ मेरी यादें जुड़ी हैं, मैं इसे नहीं दे सकती। दीदी, मेरे झुमके वापस करो। कहते हुए काव्या के हाथ से झुमके ले लिए। काव्या अपनी माँ की ओर देखने लगी। आज काव्या को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसने माँ से कहा, माँ, ये भाभी को क्या हो गया, कितनी बुरी तरह से मेरे हाथ से झुमके छीन लिए। बहू, ये क्या बदतमीजी है, भूल गई किसके सामने खड़ी हो? कहाँ खड़ी हो? चलो झुमके वापस करो काव्या को। बिल्कुल नहीं माँ जी, किसी भी कीमत पर नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। और क्यों दूं मैं इनको अपनी हर चीज? आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी कहा मैं देती गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं, ये झुमके तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बस माँ जी, खबरदार, जो आपने मुझे हाथ भी लगाया तो आज पहली बार और आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा से अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो आपके हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं। इतना सुनते ही सरोज जी चीखने लगी, चिल्लाने लगी और रोने लगी। हाथ पकड़ा, बहू ने मेरा हाथ पकड़ा। सरोज जी के रोने की आवाज सुनकर उनके पति देवराज जी भी भागते हुए आए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? देख नहीं रहे हो, तुम्हारी लाडली बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। इसकी इतनी हिम्मत, आने दो आज पीयूष को, आज शाम को मैं इसकी सारी ठसक ढीली करवाती हूँ। नाक रगड़ के माफी न मंगवाई तो मेरा नाम भी सरोज नहीं। बवाल बढ़ता देख काव्या बोली, माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अब तो तू और भी नहीं जाएगी बेटी, रुक जा। तू ससुराल से इससे मिलने के लिए आई थी ना,
इसने करी ये इज्जत तुम्हारी। आज तू भी नहीं जाएगी जब तक ये नाक रगड़कर तुम्हारे पैरों में माफी नहीं मांगती। आने दो पीयूष को, कहते हुए सरोज जी तमतमाती हुई अपने कोप भवन यानी कि अपने कमरे में चली गईं। काव्या भी आज जागृति का रूप देखकर डर गई थी। माँ के पीछे पीछे वो भी कमरे में भाग गई। देवराज जी जागृति को देखते हैं तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। देवराज जी समझ गए थे कि आज बहू दोनों माँ बेटी पर भारी पड़ गई है। उन्होंने जागृति से कहा, बहू शांत हो जाओ, कमरे में जाकर आराम कर लो। शाम को पीयूष आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। देवराज जी की बात सुन जागृति की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर मुट्ठी में लिए झुमके को देखने लगी। आज जो कुछ भी हुआ इस झुमके की वजह से हुआ था। ये झुमका बस झुमका नहीं था, जागृति की माँ की आखिरी निशानी थी। इसमें उसकी माँ का प्यार और उनका आशीर्वाद था। इस झुमके से जागृति के इमोशंस जुड़े हुए थे। ऐसे कैसे वो झुमका किसी को दे दे? असल में जब से शादी करके जागृति इस घर में आई थी, तब से उसकी सास सरोज जी और ननद काव्या जागृति की हर चीज पर अपना हक समझती थी। खास करके काव्या। उसकी शादी हो गई थी, एक बच्चे की माँ भी थी, लेकिन लालच उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। जब जागृति पहली बार ससुराल आई थी, तब 2 दिन बाद ही काव्या ने कहा, अरे वाह भाभी, आपने तो बड़ी प्यारी साड़ी पहनी है। सच्ची दीदी, अच्छी लग रही है? जागृति ने खुशी से पूछा। हाँ, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। भाभी, आप मुझे अपनी सारी साड़ियाँ दिखाओ ना, मुझे आपकी सारी साड़ियाँ देखनी हैं। जागृति ने भी अपनी अलमारी खोलकर सारी साड़ियाँ काव्या के आगे रख दी। साड़ियाँ देख काव्या एकदम से पगला जाती है। भाभी, बहुत अच्छी, एक से बढ़कर एक साड़ी है, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। तब तक कमरे में सरोज जी भी आ जाती हैं। हाँ, तुम्हें अच्छी लग रही हैं तो ले लो, भाभी है, ले सकती हो। अब ननद का इतना हक तो बनता ही है ना, क्यों बहू, है कि नहीं? जी माँ जी, दीदी आपको जो साड़ी चाहिए आप ले लो। सच्ची भाभी? इतना सुनते ही काव्या खुशी से उछलते हुए खुद ही अलमारी खोलकर अपने लिए अपनी पसंद की 5 साड़ियां निकाल लेती है। भाभी, पांचों मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी जागृति कुछ बोलती उससे पहले ही सरोज जी बोल पड़ी। हाँ तो रख लेना बेटा, कौन सी बड़ी बात है, रख ले। भाभी के पास साड़ियों की कमी तो है नहीं, और जब जरूरत होगी तुम उसे मैं दे दूंगी, तू रख ले। बस, फिर क्या था, खुश हो गई थी काव्या। तभी उसकी नजर अलमारी के कोने में रखी एक बेडशीट पर पड़ी। उसने लपकते हुए बेडशीट उठाई और अपनी माँ से बोली, माँ ये तो प्योर कॉटन लग रही है, मेरी वाली बेडशीट खराब हो गई है, उसका कलर उतर गया है, ये मैं ले लूं क्या? पूछने वाली क्या बात है, ले ले। अब जागृति का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया था। ऐसे अपने सामने अपना सामान लुटते देखकर भी वो कुछ बोल नहीं सकती थी कि कहीं सबको बुरा न लग जाए कि एक साड़ी और बेडशीट के लिए ना बोल रही है। वैसे भी जागृति को भी यहाँ के बारे में अभी कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। काव्या 5 साड़ी और बेडशीट लेकर खुशी खुशी चलती बनी। काव्या का ससुराल मुश्किल से आधे घंटे की दूरी पर ही था, इसलिए हर महीने जब जी में आता माँ से मिलने चली आती। अब तो नई नई भाभी आई थी, तो भाभी से मिलने का नया बहाना मिल गया था। फिलहाल तो इस बार काव्या चली गई, लेकिन 1 महीने बाद वो दोबारा 2 दिन के लिए आ गई। इस बार आते ही सबसे पहले वो जागृति के कमरे में घुस गई। कमरे की सजावट देख उसने कहा, अरे वाह भाभी, आपने तो अपने कमरे की बड़ी अच्छी सजावट की है, इतने अच्छे अच्छे सामान, और आपका ये ड्रेसिंग टेबल, वाह भाभी, कितने सारे सामान हैं, मेकअप का हर सामान है आपके पास, इतनी सारी लिपस्टिक, हर कलर की लिपस्टिक। वो उठा उठा कर एक एक लिपस्टिक देखने लगी। 2-3 कलर उसे अच्छे लगे, वो सब उसने तुरंत ही अपने पास रख लिए। भाभी, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं ढूंढती हूँ, मुझे मिलते ही नहीं है ये कलर, ये मैं ले लेती हूँ, आप दूसरे ले लेना। जागृति को अंदर से बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक लिपस्टिक के लिए अगर बोलेगी तो शायद काव्या को बुरा न लग जाए।
तभी काव्या की नजर नीचे बॉक्स में पड़े जागृति के कंगनों पर गई। वाह भाभी, आपने तो बड़े ही प्यारे प्यारे कंगन लिए हैं। भाभी, ये सब आपने खरीदे हैं? नहीं दीदी, ये सब कुछ मेरी माँ की पसंद का है। वाह भाभी, आपकी माँ की पसंद कितनी अच्छी है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें खरीदती हैं। एक मेरी माँ है, उन्हें तो कुछ खरीदना ही नहीं आता। भाभी, ये 2-3 कंगन मैं ले लेती हूँ। तभी पीछे से सरोज जी भी कमरे में आ जाती हैं। अरे, क्या बातें हो रही हैं ननद भाभी में? और काव्या, हर बार तो तू आती थी तो माँ से मिलती थी, इस बार तूने माँ से मिलना भी जरूरी नहीं समझा क्या? माँ, ये देखो ना, भाभी ने अपने कमरे की कितनी अच्छी सजावट कर रखी है। और ये देखो, कितनी प्यारी प्यारी लिपस्टिक हैं, कितनी सुंदर सुंदर कंगन हैं। ये सब उनकी माँ के हैं। उनकी माँ की पसंद कितनी अच्छी है ना। इसमें से देखा मैंने, कुछ लिपस्टिक और कंगन अपने लिए ले लिए हैं। तो ले लेना बेटा, रोका किसने है। छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए बार बार बोलना जरूरी थोड़ी होता है। तुझे जो पसंद आए ले ले। क्यों बहू? जी माँ जी,